वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। टुडे वी आर डिस्कसिंग एडमिसिबिलिटी इन इंडियन एविडेंस एक्ट। स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स व्हाट फैक्ट्स और एविडेंसेस टेक इनटू कंसिडरेशन बाय द कोर्ट इन डिसाइडिंग द केस। वो फैक्ट्स और वो एविडेंसेस जो कोर्ट क्या करेगी, कंसिडर करेगी किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए। तो वो फैक्ट और वो सारे ही एविडेंसेस क्या कहलाएंगे, एडमिसिबल फैक्ट कहलाएंगे, एडमिसिबल एविडेंस कहलाएंगे। अगर हम बात करते हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट, यानी कि एडमिसिबिलिटी हमारी किस पे बेस्ड करती है, एडमिसिबिलिटी बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट लीगल रूल्स। व्हाई वी हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन एडमिसिबिलिटी। अगर हम बात करें एडमिसिबिलिटी को लेके, कंसेप्ट जो हमारा एडमिसिबिलिटी है उस पर इतने रिस्ट्रिक्शन क्यों है, किसी भी एविडेंस को लेके या किसी भी फैक्ट को लेके उसकी एडमिसिबिलिटी को लेके इतने रिस्ट्रिक्शन क्यों है। अगर हम बात करते हैं एविडेंस एक्ट के बारे में, तो एविडेंस एक्ट का अल्टीमेट पर्पस क्या है, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट इज टू डू अ जस्ट डिसीजन इन अ केस। यानी कि लॉ ऑफ एविडेंस का अल्टीमेट पर्पस क्या है, जस्ट डिसीजन प्रोवाइड करना किसी भी केस में, एंड जस्ट डिसीजन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी। और अगर हम जस्ट डिसीजन के बारे में बात करते हैं तो वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी पे बेस्ड है। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ इरेलीवेंट फैक्ट, अगर हम कोई भी हमारे इरेलीवेंट फैक्ट हैं उनके एविडेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, वुड बी अनजस्ट, इम्प्रॉपर एंड इलॉजिकल। तो उसका कंक्लूजन क्या निकला, अनजस्ट डिसीजन, इम्प्रॉपर एंड इलॉजिकल, एंड देयरफॉर एविडेंसेस शैल बी अलाउड टू प्रूव ओनली द फैक्ट एंड इशू और द रेलिवेंट फैक्ट। इसी वजह से जो हमारे एविडेंसेस होते हैं वो अलाउ होते हैं, किसके लिए अलाउड होते हैं, सिर्फ कि आप किस चीज को प्रूव करो, फैक्ट एंड इशू को और हमारे रेलिवेंट फैक्ट को। यानी कि कोई भी आप एविडेंस दे रहे हो वो किस चीज को प्रूव कर रहा है, रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव कर रहा है और फैक्ट एंड इशू को प्रूव कर रहा है, वही एविडेंस आपका क्या होगा, एडमिसिबल होगा। क्लियर। तो मेन क्रक्स क्या निकला, अगर कोई भी आपका एविडेंस है और वो किस चीज को प्रूव कर रहा हो, फैक्ट एंड इशू को प्रूव कर रहा हो या रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव कर रहा हो, तो वही एविडेंस हमारा क्या कहलाया जाएगा, बिल्कुल सही, एडमिसिबल कहलाया जाएगा। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 5 एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। तो सेक्शन 5 क्या बताता है हमें एविडेंस एक्ट का, कि आप एविडेंस दे सकते हैं कोर्ट में, किसका, फैक्ट एंड इशू का और रेलिवेंट फैक्ट का। अगर हम मेन स्टेटमेंट के बारे में ही देखें, यानी कि मेन हेडिंग के बारे में बात करते हैं सेक्शन 5 में एविडेंस एक्ट के, तो सेक्शन 5 क्या कहता है कि आप एविडेंस दे सकते हैं किसका, फैक्ट एंड इशू का और रेलिवेंट फैक्ट का। तो यहां से कॉन्क्लूजन क्या निकलता है, यहाँ पे इम्प्लिसिट क्या है, क्या चीज इम्प्लिसिट है उसे ढूंढने की कोशिश करिए। आप एविडेंस दे सकते हैं, एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट एंड इशू, आप एविडेंस दे सकते हैं फैक्ट एंड इशू का एंड रेलिवेंट फैक्ट का। तो हम किस चीज का एविडेंस नहीं दे सकते होंगे, इररेलेवेंट फैक्ट का। अब देखिए जो मैंने नो अदर बोल्ड कर रखा है, तो वो चीज के लिए नो अदर, यहाँ ये जो टर्म है नो अदर, वो किस कंटेक्स्ट में यूज हुई है, बिल्कुल सही, इररेलेवेंट फैक्ट में। यानी कि आप एविडेंस किस किस का दे सकते हैं, फैक्ट एंड इशू का दे सकते हैं, रेलिवेंट फैक्ट का दे सकते हैं, बट आप एविडेंस नहीं दे सकते किसका, इररेलेवेंट फैक्ट का। क्लियर। स्टार्ट करते हैं। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग of the existence or non-existence of every fact and issue and of such other fact। अब other fact भी किस context में यूज करा गया है, as are herein after declared to be relevant and no other। तो यहां पे क्या कहा गया था, देखिए फर्स्ट मेन पैरा के बारे में बात करते हैं सेक्शन 5 के, तो यही कहा गया है किसी भी सूट में, किसी भी प्रोसीडिंग्स में आप एविडेंस दे सकते हैं किसी भी फैक्ट एंड इशू का या रेलिवेंट फैक्ट का। आप इररेलेवेंट फैक्ट के लिए कोई भी एविडेंसेस नहीं दे सकते। क्लियर। कम टू द एक्सप्लेनेशन। This section shall not enable any person to give evidence of fact which is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to the civil procedure। तो explanation क्या कहता है, ये section कहता है हमारे evidence में, जो हमारा section 5 है वो क्या कहता है, कोई भी person evidence दे सकता है किसका, fact and issue का और relevant fact का, but वो person entitled नहीं होगा जो person क्या है, disentitled करा गया है law के द्वारा। यानी कि उस पर्सन को अलाउ नहीं है कि वो एविडेंसेस दे जो पर्सन क्या हो, डिसएंटाइटल हो लॉ के द्वारा, यानी कि बार्ड हो बाय द लॉ या बाय द प्रोविजन ऑफ द लॉ। क्लियर। कम टू द इलस्ट्रेशन। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। अगर हम इस स्टेटमेंट में फैक्ट एंड इशू निकालते हैं तो फैक्ट एंड इशू क्या है देखते हैं। फर्स्ट, ए इज बीटिंग बी विद अ क्लब। अब अगर हम स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि ए ने क्या करा है, बी का मर्डर करा है और किससे मारा है, उसे क्लब से मारा है। क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं इसमें फैक्ट एंड इशू क्या था इस स्टेटमेंट में, और उसकी इंटेंशन भी थी। तो मेन तीन ही हमारी क्या है, फैक्ट एंड इशू है। तीन ही हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, फैक्ट एंड इशू के लिए होंगे। कौन कौन से, ए इज बीटिंग बी विद द क्लब, कि ए ने क्या करा है, बीट करा है किसे, मतलब मारा है
किसे, बी को क्लब से। क्लियर। सेकंड हम फैक्ट एंड इशू के बारे में बात करते हैं, तो सेकंड फैक्ट एंड इशू क्या है, ए कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, यानी कि जो बी की डेथ हुई है, बी की जो मृत्यु हुई है वो ए के मारने की वजह से हुई है। क्लियर। एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, ए की इंटेंशन होनी चाहिए बी को मारने की। क्लियर। तो यहां पे देखिए ये तीनों ही क्या है, हमारे फैक्ट एंड इशू है। एक और बार देखते हैं, ए ने क्या करा है, बी को बीट करा है, यानी बी को मारा है बहुत ज्यादा, किससे, क्लब से मारा है, और उसकी जो डेथ हुई है बी की, वो किसकी वजह से हुई है, ए के मारने की वजह से, और ए की क्या है, इंटेंशन होनी चाहिए। तो ये तीनों ही क्या है, फैक्ट एंड इशू है इन सर्कमस्टांसेस में, जो हमने रीड आउट करा था। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 165 क्या कहता है, जज पावर टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोडक्शन। अब सेक्शन 165 किसके बारे में बताता है, जज की पावर के बारे में। तो कोर्ट की पावर हमने कहाँ पढ़नी है, सेक्शन 165 ऑफ द एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी में 311, 313, 311, 313। और अगर हम सीपीसी में बात करते हैं तो ऑर्डर किस ऑर्डर में, ऑर्डर 18 रूल 17, ऑर्डर 16 रूल 14। तो जो भी देखिए, जो भी स्टूडेंट पढ़ सकें तो पढ़ लें, नहीं तो मैं ये आपको सीपीसी के लेक्चर्स में या सीआरपीसी के लेक्चर में पढ़ा दूंगा। क्लियर। अभी हम यहाँ किसके बारे में बात करें, एविडेंस में, जज की पावर में, और किस सेक्शन में गिवन है, 165 में। क्लियर। तो अगर हम मेन हेडिंग को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्या लिखा गया है, जज के पास पावर होती है कि वो क्वेश्चन पुट कर सकती है। क्लियर। किससे कर सकते हैं, विटनेस पार्टीज। अभी हाँ ये मत देखना, मेन हेडिंग को पढ़ो, जज पावर टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोडक्शन, यानी कि जज के पास पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है और ऑर्डर दे सकता है, किसका, प्रोडक्शन का। अब यहाँ प्रोडक्शन क्या है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए या किसी भी थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए क्या कर सकता है, जज साहब क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। क्लियर। स्टार्ट करते हैं। द जज में इन ऑर्डर टू डिस्कवर और टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट आस्क एनी क्वेश्चन, यानी कि जो जज साहब है वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, डिस्कवर करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट के लिए, यानी कि उन्हें प्रॉपर प्रूफ मिले रेलिवेंट फैक्ट का, उसे डिस्कवर करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट के लिए क्या करने, जज साहब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। किससे, ही प्लीजेज इन एनी फॉर्म एट एनी टाइम ऑफ एनी विटनेसेस और ऑफ द पार्टीज अबाउट एनी फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट और इररेलेवेंट फैक्ट। यहाँ इररेलेवेंट फैक्ट को भी मैं समझाऊंगा। देखिए जज साहब क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में, किसी भी टाइम, यानी कि एट एनी टाइम का मतलब क्या है, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, इन एनी फॉर्म, जस्ट क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है पार्टी से, विटनेसेस से। क्लियर। किससे रिलेटेड, रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड और इररेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड। सर आपने स्टार्टिंग में तो पढ़ाया था हमें सेक्शन 165 में कि जज किस चीज को डिस्कवर करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, किस चीज को ऑब्टेन करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, यानी कि रेलिवेंट फैक्ट के प्रॉपर प्रूफ को ऑब्टेन करने के लिए जज क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगर हम बात करते हैं तो जजमेंट भी किस पे बेस्ड होता है, रेलिवेंट फैक्ट पे बेस्ड होता है सर। तो जज फिर क्वेश्चन इररेलेवेंट फैक्ट पे क्यों पूछ रहा है, बताइए, इररेलेवेंट फैक्ट पे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। देखो बच्चों, अगर इररेलेवेंट फैक्ट, जज को ऐसा लगता है जो इररेलेवेंट फैक्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे रेलिवेंट फैक्ट से कनेक्ट हो रहा है और उससे ऑब्टेन हो सकता है प्रॉपर प्रूफ, तो जज इररेलेवेंट फैक्ट पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर। एंड मे ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, वो क्या कर सकता है, जज साहब क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, किस चीज का, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो कोर्ट में, किसी भी थिंग को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करो, प्रोड्यूस करो, जो भी केस से रिलेटेड होगा कोर्ट में। क्लियर। एंड नाइदर द पार्टी नॉर देयर एजेंट shall be entitled to make any objection to any such question or order, nor without the leave of the court to cross-examine any witness upon any answer given in reply to any such question। अब क्रॉस एग्जामिनेशन वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो देखिए जैसा कि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, जस्ट क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट। किससे पूछ सकता है, पार्टी से पूछ सकता है, विटनेसेस से पूछ सकता है। क्लियर। किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स में पूछ सकता है, यानी कि पूरी होल प्रोसीडिंग्स में कहीं पे भी क्या कर सकता है, जज साहब क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं पार्टी से, विटनेस से, एट एनी टाइम का मतलब यहाँ इस सेंस में यूज करा गया। क्लियर। अबाउट एनी फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जज साहब, और इररेलेवेंट फैक्ट में पूछ सकते हैं। क्लियर। और ऑर्डर दे सकते हैं पार्टी को कि आप क्या करो, प्रोड्यूस करो डॉक्यूमेंट को कोर्ट में, और क्या करो, कोई भी थिंग होगी उसे भी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं जज साहब। क्लियर। पार्टीज और उनके एजेंट कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते, वो एंटाइटल नहीं होते कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए कि आपने जैसा मेरी पार्टी से, या एजेंट का मतलब क्या है, एडवोकेट्स। क्लियर। तो पार्टीज के एजेंट कौन होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं यहाँ। क्लियर। तो पार्टीज ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकती कि सर आपने मेरे से ये क्वेश्चन क्यों पूछा। क्लियर। या आप मुझे इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए क्यों कर रहे हैं, ये क्यों ऑर्डर दिया आपने मुझे इस थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में। क्लियर। विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट टू क्रॉस एग्जामिन एनी विटनेस अपॉन एनी आंसर गिवन इन रिप्लाई टू एनी सच क्वेश्चन, यानी कि जो भी क्वेश्चन
कोर्ट ने पूछे हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी भी पार्टी से कोई भी क्वेश्चन पूछा है या किसी भी विटनेस से कोई भी क्वेश्चन पूछा है और उसने जो रिप्लाई दिया है, आंसर दिया है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। क्लियर? प्रोवाइडेड दैट द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी रेलिवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। सेक्शन 165 हमने अभी आपको पूरा नहीं समझाया है। जितना हमारा एडमिसिबिलिटी से रिलेटेड है उतना ही कंसेप्ट हमने आपको क्या समझाया, सेक्शन 165 का समझाया। जब हम बात करेंगे 165 के बारे में तब हम आपको पूरा समझाएंगे। अभी जितना हमारे लिए रेलिवेंट था, किससे रिलेटेड, एडमिसिबिलिटी टॉपिक से रिलेटेड, उतना मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं सेक्शन 136 के बारे में। जज टू डिसाइड एज टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस। अगर जैसे हमने 165 में पढ़ा था तो 165 में मैंने आपको सबसे पहले हेडिंग तोड़ना सिखाया। हेडिंग क्या कहती थी? जज क्वेश्चन पूछ सकता है पार्टी से, विटनेस से, और क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है प्रोडक्शन के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, किसी भी थिंग के प्रोडक्शन के लिए क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। वैसे ही हम सेक्शन 136 के बारे में बात करते हैं तो जज क्या करेगा? जज टू डिसाइड एज टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस, यानी कि जज क्या करेगा, डिसाइड करेगा किसी भी एविडेंस की एडमिसिबिलिटी को। क्लियर? When either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise। यानी कि अगर हम बात करते हैं सेक्शन 136 में मेन पैरा में, तो क्या कर रहे हैं, अगर हम क्रक्स के बारे में बात करते हैं तो जज क्या कर रहा है, किसी भी एविडेंस की क्या कर रहा है, एडमिसिबिलिटी को क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है। अगर कोई भी पार्टी है और वो एविडेंस देती है किसी भी फैक्ट का, तो जज कह सकता है कि ये फैक्ट कैसे हमारा रेलिवेंट फैक्ट का एविडेंस है। क्लियर? proposing to give the evidence in what manner the alleged fact if proved would be relevant, तो जज क्या करेगा, उस फैक्ट को क्या कर देगा, एडमिट कर देगा। उसे लगता है कि हाँ ये फैक्ट क्या है, हमारा रेलिवेंट फैक्ट है। क्लियर? ये एविडेंस क्या है, रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, तो उस फैक्ट को क्या कर देगा, एडमिसिबल कर देगा। क्लियर? इफ द फैक्ट, सेकेंड पैरा ध्यान से समझना, सेकेंड और थर्ड पैरा में बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। इफ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट, यानी कि यहां दो फैक्ट के बारे में बात करी गई है, फैक्ट 1 एंड फैक्ट 2। सच लास्ट मेंशन्ड फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द फैक्ट फर्स्ट मेंशन्ड अनलेस द पार्टी अंडरटेक्स टू गिव प्रूफ ऑफ सच फैक्ट एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद सच अंडरटेकिंग। तो अब यहां समझने की कोशिश करना एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है, दो फैक्ट, यानी कि पैरा में ही समझा रहा हूं एग्जाम्पल। क्या? दो फैक्ट है, फैक्ट 1 और फैक्ट 2। फैक्ट 1 और फैक्ट 2। फैक्ट 1 क्या है हमारा, ध्यान से समझना, बहुत धीरे चलूंगा। फैक्ट 1 क्या है हमारा, रेलिवेंट फैक्ट। क्लियर? अब इस फैक्ट की रेलिवेंसी इररेलिवेंट फैक्ट के प्रूफ होने पे डिपेंड है, यानी कि फैक्ट 1 की रेलिवेंसी फैक्ट 2, अब फैक्ट 2 क्या है, इररेलिवेंट फैक्ट, उस पे प्रूफ होने पे क्या है, ये हमारा फैक्ट जो फैक्ट 2 है वो हमारे केस से रिलेटेड नहीं है, इररेलिवेंट है, बट अगर ये प्रूव्ड हो जाता है तो इसकी रेलिवेंसी इस पे ही डिपेंड है। तो कोर्ट कहती है कि आप पहले फैक्ट 2 यानी कि इररेलिवेंट फैक्ट को प्रूव्ड करो। क्यों प्रूव्ड करो? क्योंकि फैक्ट 1 की जो रेलिवेंसी है वो किस पे डिपेंड है, फैक्ट 2 पे डिपेंड है। क्लियर? इन द रेलिवेंसी, अब थर्ड पैरा पे आते हैं। इन द रेलिवेंसी ऑफ वन एलेज्ड फैक्ट डिपेंड्स अपॉन द अनदर एलेज्ड फैक्ट being first proved, the judge may in his discretion either permits evidence of the first fact to be given before the second fact is to be proved or required evidence to be given of the second fact before evidence is given of the first fact। अब यहाँ पे थर्ड पैरा में क्या है, दोनों ही फैक्ट हमारे क्या है, रेलिवेंट है। क्लियर? अब रेलिवेंट है, अब एक दूसरे फैक्ट पे क्या है, फर्स्ट फैक्ट की रेलिवेंसी डिपेंड है। क्लियर? इसमें भी सेम सिचुएशन है, फर्स्ट फैक्ट की रेलिवेंसी फैक्ट 2 पे डिपेंड है, बट यहां पे फैक्ट 2 भी क्या है, रेलिवेंट है। तो पार्टी चाहे पहले फैक्ट 2 को भी प्रूव कर सकती है, फैक्ट 1 को भी प्रूव कर सकती है, जज किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए कह सकता है। अब जो सेकंड पैरा पे थे, एक डिस्क्रिशन, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड पैरा था, सेकंड पैरा में मैंने आपको एक पॉइंट बताना भूल गया था। सेकंड पैरा में क्या थी कि अगर पर्सन चाहे तो पर्सन क्या कर सकता है, कोर्ट में अंडरटेकिंग कर सकता है, यानी कि मैं जानता हूं सरकार कि मेरा जो फैक्ट 2 है वो इररेलिवेंट है और उसकी यानी कि उसे प्रूव करूंगा तभी मेरे फैक्ट 1 की क्या होगी, रेलिवेंसी प्रूव्ड होगी। तो वो क्या डाल सकता है, अंडरटेकिंग डाल सकता है, रिक्वेस्ट डाल सकता है कि सर मैं पहले फैक्ट 1 को ही प्रूव करना चाहता हूं, देन मैं फैक्ट 2 को प्रूव करूंगा, और अंडरटेकिंग अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होती है तो उसे क्या कर देगी, अलाउ कर देगी। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां आपको और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा।
Its manifestation in found in para 1 of section 136 also, which provide that whenever any party proposes to give evidence, then the judge may ask the party to show that in what manner the evidence he proposes to give, if proved, would be relevant, and may allow it only if he thinks that evidence if proved would be relevant. यानी कि यहाँ पे पैरा 1 के बारे में बात करिए तो पैरा 1 में क्या फाउंड हुआ है, मैनिफेस्टेशन फाउंड हुआ है। यानी कि जज क्या कह रहा है कि कोई भी पार्टी किसी भी एविडेंस को प्रूव कर रही है तो जज क्या कर सकता है, उस पार्टी से कह सकता है कि कैसे, किस मैनर में ये एविडेंस हमारे लिए रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, कैसे ये रेलिवेंट है। और अगर वो सेटिस्फाइड होता है कि हाँ ये एविडेंसेस है, ये रेलिवेंट फैक्ट को कहीं ना कहीं प्रूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अलाउ कर देगा। क्लियर। पैरा 2 के बारे में बात करते हैं। फर्दर पैरा 2 of the section 136 of the Indian Evidence Act provides that if party proposes to prove a fact is dependent on some other fact and will be relevant only if that other fact is proved, यानी कि जब दूसरा फैक्ट प्रूव्ड होगा तभी पहला फैक्ट हमारा क्या कहलाया जाएगा, रेलिवेंट कहलाया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था फैक्ट 1 एंड फैक्ट 2। क्लियर। अब फैक्ट 1 की जो रेलिवेंट फैक्ट है यानी कि जिसकी रेलिवेंसी वो किस पे डिपेंड करेगी, हमारे इररेलिवेंट फैक्ट के प्रूफ होने पे। क्लियर, समझने की कोशिश करना। फैक्ट 1 बच्चों, फैक्ट 2। फैक्ट 1 की रेलिवेंसी एक बार पेपर में लिख लेना। फैक्ट 1 की रेलिवेंसी किस पे डिपेंड करती है, फैक्ट 2 पे डिपेंड करती है। तो कोर्ट क्या कहेगी, आप पहले फैक्ट 2 को प्रूफ करो। फैक्ट 2 हमारा इररेलिवेंट भी हो सकता है। क्लियर, वो हमारा केस से रिलेटेड नहीं है, इररेलिवेंट भी हो सकता है, बट उसको आपको प्रूफ करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो आपका फैक्ट 1 है, जो रेलिवेंट फैक्ट है, उसकी रेलिवेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे फैक्ट 2 पे डिपेंड कर रही है। क्लियर। इन सच अ केस कोर्ट शैल रिक्वायर द पार्टी टू प्रूव द अदर फैक्ट फर्स्ट, यानी कि अदर फैक्ट कौन सा, फैक्ट 2 को क्या कह सकते हैं, फैक्ट 2 को आप पहले प्रूव करो। हम जानते हैं वो रेलिवेंट है, बट आप फैक्ट 2 को प्रूव करो, क्योंकि जो आपका फैक्ट 1 है रेलिवेंट फैक्ट, उसकी रेलिवेंसी फैक्ट 2 पे डिपेंड है। क्लियर। एग्जाम्पल समझा दूंगा आगे, डाइंग डिक्लेरेशन वाला कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑन विच द फैक्ट ऑफ विच ही proposes to give evidence is dependent. For example, if in a case any person wishes to give evidence of dying declaration, then he should first prove the fact of death of A, as dying declaration will be relevant fact only when A is dead. अब यानी कि अगर हम बात करते हैं A और B के बारे में, तो A की डाइंग डिक्लेरेशन है। क्लियर। ए ने बोला कि मुझे सी ने किल करा, या सी ने मेरे ऊपर गोली चलाई है। क्लियर, ये सी ने मुझे जान से मारा और मरते वक्त उसने क्या करा, बी को बता दिया। अब बी एविडेंस दे रहा है कोर्ट में, किस चीज का, डाइंग डिक्लेरेशन का। क्लियर। अब बी क्या करेगा, अब पार्टी क्या कहेगी, पार्टी कहेगी हम मानते हैं डाइंग डिक्लेरेशन आप प्रूव कर रहे हैं। क्लियर। या कोर्ट भी कहेगा हम मानते हैं आप डाइंग डिक्लेरेशन क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। पहले आप ये प्रूव कर दीजिए ए क्या है, मर चुका है। तो यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन कंसेप्ट पे हम डाइंग डिक्लेरेशन बता रहे हैं। अब डाइंग डिक्लेरेशन की रेलिवेंसी कि वो सही है, रेलिवेंसी, अगर रेलिवेंसी बात करता हूं तो उस डाइंग डिक्लेरेशन की रेलिवेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, कि वो पर्सन मरा है। अगर फॉर एन एग्जांपल मैं मरने वाला हूं और मैंने कोई आखिरी स्टेटमेंट दी है, किसी पर्सन ने कहा, किसी भी पर्सन ने, एक्स पर्सन ने कहा कि शुभम सर मरने से पहले मुझे उन्होंने ये कहा। अब मेरी जो उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करेंगे कोर्ट में, तो सबसे पहले ये भी तो प्रूव करेंगे शुभम सर मर गए। तो अब समझ रहे हैं, जो फैक्ट 1 और फैक्ट 2 कनेक्ट करिए, फैक्ट 1 और फैक्ट 2। फैक्ट 1 क्या हो गया, डाइंग डिक्लेरेशन, कोई भी आप डाइंग डिक्लेरेशन दे रहे हैं कोर्ट में। क्लियर। अब उसकी रेलिवेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, फैक्ट 2 पे। फैक्ट 2 क्या है कि सर मर चुके हैं, तभी तो आप उनकी डाइंग डिक्लेरेशन दे रहे हो। मरने के बाद, जो मरने के टाइम पे जो उसकी डिक्लेरेशन थी, तो उसे आप कोर्ट में दे रहे हो। तो वो कैसे दे रहे हो, जब वो सर मर चुके होंगे ना, तो पहले आप प्रूव करो कि शुभम सर की डेथ हो चुकी है। क्लियर। फिर आप डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करो। तो समझ गए, जो फैक्ट 1 की रेलिवेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, फैक्ट 2 पे डिपेंड करती है। और तो कोर्ट क्या कह सकती है, आप पहले फैक्ट 2 को क्या करो, प्रूव करो। वो इररेलेवेंट फैक्ट भी हो सकता है। यहां मैं बता रहा हूं पैरा 3 में दोनों ही फैक्ट रेलिवेंट है, और पैरा 3 में दोनों ही फैक्ट रेलिवेंट है, और पैरा 2 में एक फैक्ट क्या हमारा रेलिवेंट, दूसरा फैक्ट क्या इररेलेवेंट। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हेंस इफ द फैक्ट ऑफ डेथ ए कैन नॉट बी प्रूव्ड, अगर जो हमारा फैक्ट हो वो प्रूफ नहीं हुआ, तो कोर्ट विल नॉट अलाउ द एविडेंस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। कोर्ट अलाउ नहीं करेगी किसके एविडेंस देने के, डाइंग डिक्लेरेशन के एविडेंस देने के लिए अलाउ नहीं करेगी। क्योंकि क्यों, हमारा फैक्ट 1 की रेलिवेंसी फैक्ट 2 पे डिपेंड है। अगर आप फैक्ट 2 ही प्रूव नहीं कर पाए, तो आप कैसे, आप फैक्ट 1 की रेलिवेंसी रही नहीं। क्लियर। तो कोर्ट उसे अलाउ नहीं करेगी एविडेंसेस देने के लिए। क्लियर। जैसे डाइंग डिक्लेरेशन का एग्जांपल बताया। पैरा 3 ऑफ सेक्शन 136 प्रोवाइड्स दैट वन अलेज्ड फैक्ट डिपेंड्स ऑन अदर alleged fact
being first proved, then the judge may in his discretion permit or require any of evidence to be given first. The difference between para 2 and the para 3 is that in para 3 both the fact are alleged and one of such alleged fact depends ऑन द अदर एलिस्ट फैक्ट। यानी कि अगर हम पैरा 3 और पैरा 2 के डिफरेंस को देखते हैं तो दोनों ही फैक्ट क्या थे, पैरा 3 में रेलिवेंट थे, उसमें जज की डिस्क्रिप्शन पावर है और आप क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, दोनों फैक्ट में से आप किसी को भी पहले प्रूव कर सकते हैं, क्लियर, क्योंकि दोनों ही फैक्ट हमारे क्या है, रेलिवेंट है। बट अगर हम बात करते हैं पैरा 2 की, तो पैरा 2 में हम क्या करेंगे, पहले हम इरेलीवेंट फैक्ट को प्रूव करेंगे, क्योंकि जो हमारा फैक्ट 1 है उसको प्रूव करने के लिए पहले हमें फैक्ट 2 को प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट 1 की रेलिवेंसी डिपेंड करिए फैक्ट 2 में। होपफुली आप सभी को एडमिसिबिलिटी टॉपिक सेक्शन 5, सेक्शन 165, सेक्शन 136 प्रॉपर्ली क्लियरली समझ आया हो। अगर अब भी कोई डाउट है तो विदाउट हेजिटेट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shumamdobal.22 में डीएम कर सकते हैं। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा कंसेप्ट पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर कर पाता हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। अगर वीडियो एक बारी में समझ नहीं आ रही है स्टूडेंट तो प्लीज़ 2-3 बारी देखो, अगर तब भी नहीं समझ आ रहा ना तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिए, मैं और अच्छी तरीके से और चार्ट फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा आप सभी को टॉपिक। और अच्छी लगती है अगर कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी जल्दी आप सपोर्ट दिखाएंगे उसी स्पीड से वीडियोस और अच्छे तरीके से मोटिवेट होकर जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।